आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। यूं तो हम इस आईएनडी स्पेशल में कुछ खबरों पर बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना पर। और कोरोना का संकट यदि है, भयावहता है, तो इंदौर का नाम मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ लोग जीवटता के साथ उससे लड़ रहे हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संयम रखने की जरूरत, और सबसे बड़ा चैलेंज तो पुलिस के सामने है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाना है। तो चलिए आज इसमें समझते हैं और ढूंढते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव होंगे, कैसे सकारात्मक होंगे। तो आज इसी पर हम बात करते हैं। मेरे साथ है इस वक्त इंदौर के आईजी हरिनारायण चारी साहब। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दौर चल रहे हैं, आप लोग यूं तो बहुत बरसों हो गए सेवा करते। पिछला 2020 का कोविड भी आपने देखा। ये कोविड कितना अलग, कितना चैलेंज है इसमें? ये कोविड कई गुना ज़्यादा चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो यह अप्रत्याशित है, और जिस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हुई, वो परिस्थितियाँ निश्चित तौर पे सभी के लिए चौंकाने वाली थी। और जिस तरीके से इसके नए म्यूटेंट्स आए हैं, जिस तरीके से इसके अलग अलग स्वरूप आए हैं, तो ये सभी को इसने झकझोरा है। लेकिन पुलिस ने इसके लिए अपने को तैयार किया है। आपने पुलिस का चूँकि चर्चा की, तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जोन की जहाँ तक बात है, पुलिसकर्मी जो है चूँकि फील्ड में काम करते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके संक्रमण होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कई ऐसे प्रयोग किए गए हैं, और कुछ फिर निष्कर्ष भी निकले हैं जिसे मैं अवगत कराना चाहूँगा। अगर हम इंदौर जोन की बात करें, तो इंदौर जोन में अभी 1360 ऐसे जवान हैं, ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें से लगभग 220 को छोड़ करके बाकी सभी ठीक होकर के घर जा चुके हैं। और 220 भी इसलिए सिर्फ कि अभी वो समय सीमा जो 14 दिन की होती है वो पूरी नहीं हुई है, यानी वो भी घर जाएंगे। सिर्फ 3 अपने साथियों को हमने खोया है, 3 हमारे साथी शहीद भी हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और 90% लगभग इसमें घर पर ठीक हुए हैं। और इसका एक बड़ा कारण अगर हम मानेंगे तो जो 2 टीके जो लिए गए थे, मैं सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि टीका निश्चित तौर पे हमें दोनों टीके लेने चाहिए। टीके निश्चित तौर पे फायदेमंद साबित हुए हैं। जिन जवानों ने भी 2 टीके लगाए थे, उनका अगर हम देखें तो ठीक होकर के घर गए हैं, गंभीर रूप से संक्रमित नहीं हुए हैं। और अगर हम देखें तो उसमें से अधिकांश 90% से ज़्यादा घर पर ही साधारण दवाइयों से ठीक हो गए हैं। तो ये आपको लग रहा है कि शुरुआत का जो दौर रहा टीके को लेकर, लोगों के मन में भ्रांतियां रही कि टीका लगवाएंगे, लेकिन जिन लोग ने लगवा लिया वो ठीक हो गए? शुरुआती दौर में हर चीज़ जब कोई नई शुरू होती है तो बहुत सारी आशंकाएं और आपत्तियां मन में रहती हैं। लेकिन अब चूंकि आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं, अब हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने कोई भ्रम पर या फिर किसी अनुमान की बात नहीं है, हमारे सामने जीवंत आंकड़े हैं। और वो आंकड़े बताते हैं कि अगर हम टीके लेते हैं, इन टीकों से करते हैं, तो हम निश्चित तौर पर बेहद सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें अधिकांश जो जवान हैं हमारे बिल्कुल सुरक्षित होकर घर पहुंचे हैं। उन्हें किसी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्थानीय संसाधनों के बल पर घरों पर ही ठीक हुए। तो ये लगता है कि अगर हमें दोनों टीकों अगर हमने लगवाए हैं तो हम बेहद सुरक्षित हैं। और सभी लोगों को जो बच गए हैं उन्हें लगवाया जाएगा। पुलिस ने इसके अलावा 2 और काम किए हैं। एक तो अगले 2 दिनों में जो सभी जवान हैं जो पूरे जोन के, उनके लिए तय किया गया है मैन टू मैन कि उनको सभी को पूरी तरह से टीकाकृत किया जा सके, ताकि वो ऊंचे हौसले के साथ और बेहतर ढंग से, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी ड्यूटी को कर सकें। दूसरा, इंदौर में एक पुलिस का एक छोटा सा अस्पताल भी 1-2 दिन में शुरू किया जा रहा है, जो कि मुख्य तौर पे 14 बेड का होगा। छोटा सा अस्पताल है, बहुत ज़्यादा आधुनिकतम सुविधाओं से नहीं होगा। उसमें कुछ 1 दर्जन के आसपास, उसमें 1 दर्जन से थोड़े से ज़्यादा उसमें बेड होंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पे अगर कोई व्यक्ति गंभीर हो रहा है, क्योंकि अस्पतालों में कई बार इंतजार करना पड़ सकता है, तो उसके आधार के बीच की दूरी को एक सीएचसी की तरह उसको बीच में प्रारंभिक इलाज के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इससे भी पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी। आपसे मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि कोरोना इस समय लोग ले रहे हैं, लेकिन खान पान क्या इसमें विशेष है? जैसा आपने कहा, मैंने कई लोगों को खान पान के कारण ही ठीक होते देखा या कर दिया आप लोगों ने। देखिए, 2 चीज़ें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, हम सभी लोग ले भी रहे हैं। 2 चीज़ें प्रमाणित हैं कि जब हम अल्कलाइन फूड का सेवन करते हैं, डॉक्टर्स या जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जो अल्कलाइन फूड हम खाते हैं किसी भी तरीके की, तो उसको इस वायरस से लड़ने की प्रवृत्ति हमारी मजबूत होती है, हम बेहतर ढंग से लड़ पाते हैं। बताइए अल्कलाइन फूड क्या होते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ हम कोरोना को ही क्यों, अगर हम बेहतर चिकित्सा पद्धति को देखें तो जो भी बड़ी बीमारियां हैं, इवन जैसे कैंसर हो गया या कोई और बड़ी जो लाइलाज बीमारियां, उसमें भी जो डॉक्टर्स हैं, या नेचुरोपैथी में या फिर एलोपैथी में भी जो न्यूट्रिनिस्ट हैं, जो पोषण विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अल्कलाइन फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग
खाने में बहुत सारे सलाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खीरे, ककड़ी, टमाटर, ये अल्कलाइन फूड्स हैं। इस तरीके की चीज़ों को खाने से हमारे अंदर शरीर में इन चीज़ों से लड़ने की जो ताकत पैदा होती है, जैसे कि लौकी जैसी सब्जियां हुई, जैसे कि हम लोग जो बहुत सारे जो ताज़ी सब्जियां खाते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी कारगर पाई गई हैं, जैसा कि लोगों ने, नारियल पानी है, नारियल पानी इसमें बड़ा उपयोगी है, हमारे प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करता है। और साथ ही साथ हम विटामिन सी जानते हैं कि सभी लोग लेते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन विटामिन सी की जो हम गोलियां खाते हैं निश्चित तौर पे उसमें प्रतिशत कम होता है। विटामिन सी चूँकि एक चीज़ जो हम प्राकृतिक रूप से लेते हैं और दूसरी चीज़ जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस तरह से मशीनों के माध्यम से बनाते हैं, दोनों की गुणवत्ता में बड़ा अंतर होता है। तो अगर हम उस तरह के फलों को ज़्यादा खाएं, अगर हम उस तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को प्राकृतिक रूप से सेवन करें, यानी जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि मौसमी हो गया, संतरे हो गए, या इस तरह के किन्नू हो गए, नींबू हो गए, इन चीज़ों का सेवन करें तो ये चीज़ें हमारी प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करती हैं और किसी भी विटामिन सी के गोली से कई गुना ज़्यादा असरदार होती हैं। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग करें। इसमें पाया गया है कि जो काढ़े होते हैं उसमें अगर हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, हल्दी का अगर हम कुछ चीज़ों के साथ सेवन करें तो दालचीनी वगैरह के साथ काफ़ी फायदेमंद है। तो जवानों ने इन चीज़ों का भी जगह जगह पे दिया गया है, उन चीज़ों का भी लिया है। और साथ ही साथ टीके का भी एक बड़ा असर रहा है। तो हमारे जवान जो हैं इसके प्रति जागरूक हैं। ये सही है कि चूँकि ड्यूटी पर होने के कारण बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रभावित होने के बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि उसमें से ज़्यादा लोग बेहतर ढंग से उससे उबर करके शीघ्र ही अपनी ड्यूटी पर शीघ्र ही आ गए हैं। लेकिन ये जो ड्यूटी है, जिसका आप ड्यूटी का जिक्र कर रहे हैं, लंबा अरसा बीत गया है, ये ड्यूटी कितनी अलग है? इसमें तमाम तरह के फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे आपके पास, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं, लोगों को लगता है कि पुलिस के अधिकारी को बता दीजिए तो मेरी समस्या आधी हल हो जाएगी। और फिर आप जैसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर व्यक्ति का फोन उठा लेगा, चर्चा कर लेगा, बात कर लेगा, कितने फोन दिन भर में आ रहे हैं इस समय? वो संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है और निश्चित तौर पे आजकल जो फ़ोन आते हैं वो पुलिस से जुड़े मुद्दों के लिए नहीं आते हैं, किसी अपराध के लिए नहीं आते, कानून व्यवस्था के लिए नहीं आते। आजकल निश्चित तौर पे जो लोगों की समस्या है, जो हॉस्पिटल से हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिशन की बात हो सकती है, गैस के सिलेंडर की बात हो सकती है, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो आपको कई बार बड़े आपको झकझोर देते हैं। एक महिला का कल फ़ोन आया था, मैं नहीं जानता था कौन सी महिला थी। उसका अचानक था कि हमारे गैस का एक सिलेंडर है वो ख़त्म होने वाला है और 20-25 मिनट में अगर वो ख़त्म हो गया तो मेरी डेथ हो जाएगी। अब मैं सुन के चौंका, मैं नहीं जानता था। फिर मैंने अपने एक अधिकारी को, जो कि एडिशनल एसपी का अधिकारी, उनको तत्काल उस नंबर पर देकर कहा और उसकी फिर 3-4 बार अचानक जल्दी कॉल आई। आवाज़ बड़ी घबराई हुई थी। तत्काल वो अधिकारी गए, उन्होंने उसको लिया और जैसे तैसे एक हॉस्पिटल में ले आकर के भर्ती कराया गया। उन चीज़ों से बड़ी राहत मिलती है जब किसी की मदद पुलिस कर देती है, उन लोगों को पहुंचाती है, तो आपके लिए एक बड़ी आत्मीय सुकून होता है। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि गैस की टंकी या ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, उनके पास कम सिलेंडर होगा, हो सकता है समस्या से वो जूझ रही थी और उनको इस बात की आवश्यकता थी कि तत्कालिक तरह, मैं समस्या का एक स्वरूप बता रहा हूँ, क्योंकि समस्या का स्वरूप उसमें पुलिस ने पहुंची, पुलिस ने तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो यहाँ पे भर्ती भी होंगे, उनका नंबर्स भी हम लोगों के पास में। तो इस तरीके से पुलिस ने कई जगहों पर काफ़ी मदद की है। कई लोग जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, मुख्तलिफ लोगों की समस्याओं का स्वरूप बदला है। अब समस्या अपराधों का नहीं है, अब समस्या है लोगों की मुख्य तौर पे जो भी उनके स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, हॉस्पिटल से लेकर के चाहे कई बार लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि हमें प्लाज्मा के लिए फ़ोन आ जाते हैं, कई बार लोगों के फ़ोन हॉस्पिटल्स, बेड, ऑक्सीजन, तमाम अलग अलग समस्याओं के, चूँकि पुलिस के सीधे परिधि में मुद्दे नहीं आते, लेकिन पुलिस एक मानवीय दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे इन मुद्दों पर भी काम करती है, इन चीज़ों को भी संवेदनशीलता से लेती है और बहुत सारे जगहों पर इन मुद्दों पर लोगों को राहत दी गई है। अपने जो भी अपने उसकी क्षमता में है, पुलिस इन मुद्दों पे भी गंभीरता से काम कर रही है। और ये माना जाए कि पुलिस को कई दफा कहते हैं कि पुलिस का ये मानवीय चेहरा है, लेकिन ये वो वक्त है जब पुलिस ये बता सकती है कि नहीं, पुलिस मानवीय नहीं है, मानवीय है, जैसा आप कर रहे हैं। नहीं, पुलिस निश्चित तौर पे पुलिस की चूंकि अभी जो जिम्मेदारियां हैं, पुलिस की जिम्मेदारियां चुनौतियों के साथ बदलती है। अभी चुनौतियां दूसरे तरीके की हैं। इस तरह की जितने लोग भी होंगे इस पृथ्वी पर दावा है कि उन्होंने जीवन में इस तरह की युद्धकालीन विभीषिका भी इस तरह की नहीं होती है। इस तरह की समस्या, इस तरह की चुनौती हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हाँ, इस तरह के चुनौती आएगी जो किसी भी देश के संसाधनों पर भारी पड़ सकती है।
इसमें हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर ढंग से हम कैसे उपयोग करें, कैसे उनकी मदद करें, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम लोगों के मनोबल को छोटा ना होने दें, क्योंकि कोई भी हार इसमें जितनी ज़्यादा लोग कोरोना से हारेंगे उससे कई गुना ज़्यादा लोग मनोबल टूटने से हारते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक अगर हम देखें, अगर हम लोगों से चर्चा करें, बात करें, तो लोगों को जो अकेलापन का, जो लोगों से टूट जाने का, लोगों से सहारा न मिलने का जो एक भय होता है, एक जो अकेलापन होता है, वो शायद ज़्यादा मारती है। तो मुझे लगता है कि एक मानवीय चेहरे के रूप में पुलिस साथ में है, लगातार मनोबल भी बढ़ा रही है, लोगों से जुड़ भी रही है और उनको एक हौसला दे रही है कि इस समस्या से भी हम जल्द ही निपटेंगे, उभरेंगे और मजबूती के साथ खड़ा होंगे। पुलिस की ड्यूटी कई घंटों की होती है, पुलिस के कोई घंटे नहीं होते। कहा भी जाता है कि यदि पुलिस के थाने बंद कर दिए जाए तो समझ आ जाएगा कि पुलिस क्या ड्यूटी करती। लेकिन इस तरह जो भी आपने कहा कि इस बार की ड्यूटियां बहुत अलग है, तो इसमें घर का एक चैलेंज भी होगा, घर परिवार के लोग भी चिंता करते होंगे। इस चिंता के बीच में ड्यूटी करना और करवाना कितना महत्वपूर्ण है? इसमें निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो एक चीज़ है, इस बार हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। अगर पूरे संख्या की बात करें, जैसे मैंने संख्या बताई, एक चीज़ इसका एक और दूसरा पक्ष में बताना चाहूँगा कि इसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों से ज़्यादा पुलिस कर्मियों के परिवार वाले ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। इसका इसका एक दूसरा पहलू मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी टीका लगाने के कारण तो बहुत हद तक उससे सुरक्षित हो गए, लेकिन कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक होकर घरों में गए और घर में उन्होंने बच्चों और अपने परिवार वालों को संक्रमित कर दिया। तो इस तरह की स्थितियां मतलब होती रहती हैं, मतलब जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, या हमारे यहाँ भी बाकी जगहों को देख कर लगता है कि ये चीज़ें शायद हो रही हैं। तो उसमें अब इस बार हम लोग का जो अभियान है, जोर है, चूँकि अभी 1 मई के बाद सभी लोग करा सकते हैं, तो जो लोग बच गए हैं सभी को ज़्यादा फायदा टीकाकरण पर जोर होगा कि लोग बाहर निकलें, टीकाकरण कराएं, उसको लेकर के मन में कोई ग्रंथि या आशंका ना पालें, बेझिझक होकर के इस टीकाकरण को लगवाएं। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, निश्चित तौर पर चुनौती का स्वरूप जो है अभी बिल्कुल सामान्य जो चुनौतियाँ हैं उससे अलग हैं, और यह चुनौती पुलिस की शारीरिक क्षमता के साथ साथ उसके मानसिक दक्षता और मजबूती की भी एक परख की वक्त है। लेकिन लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां चल रही है। व्हाट्सएप आप देख रहे हैं आजकल, व्हाट्सएप यदि आपने सुबह खोल लिया तो व्हाट्सएप पर दिखता है कि फलाना व्यक्ति आपका जो अभिन्न था, आपके उसके रिश्ते थे, वो नहीं रहा, ऐसी खबरें मिल रही। लेकिन लोग पॉजिटिव कैसे हो, चूंकि कई लोगों के आपके पास फोन आ रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो कैसे पॉजिटिव होंगे? ये निश्चित तौर पे ये वक्त, लेकिन हमें एक चीज़ इसमें बड़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पूरे जो समस्या है इसका अगर हम सार देखें, ये अचानक ऐसे नहीं आती। अगर पहले दिन हम इसको ध्यान से देखें इस समस्या को, जैसे कि हमें कोई भी सिम्टम आता है, हमें बुखार, जुकाम, सर्दी, गंध का जाना, कोई भी चीज़ आती है, अगर पहले दिन से उसका हम सिंपल, अगर सिंपल जो दवाइयाँ हैं या नेचुरोपैथी की जो मैंने चीज़ें बताई, जो प्राकृतिक चिकित्सा जो मालूम है, ये 3-4 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये समस्या कभी चुनौती नहीं बनती। इस समस्या का स्वरूप हम उस माचिस की छोटी सी तीली से कर सकते हैं, जिसकी छोटी सी लौ अगर हमने देख लिया तो एक छोटी सी फूंक में बुझ जाएगी। लेकिन अगर हमने इंतजार किया 4-5 दिन तो फिर वो बड़े जंगल को जैसे लौ दावानल का रूप ले लेती है, और बड़े से बड़े टैंकर उसको नहीं बुझा पाते हैं, उस तरह का स्वरूप ले लेगी। तो हमें उसकी पहली लौ को पकड़ना है और पहली लौ को एक फूंक में बुझा देना है। ये हमें जरूर हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, और इस तरीके से हम करेंगे तो ये बिल्कुल चुनौती नहीं है। जितने लोगों ने प्रारंभिक दौर में वो बड़ी से बड़ी गंभीर दूसरी संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त रहे, हमने देखा अभी 93 वर्ष के एक व्यक्ति ने अभी कोरोना को अभी हरा कर घर लौटे। 100 वर्ष, 125, 105-6 वर्ष तक के भी हम लोगों ने अखबारों में पढ़े कि लोगों ने हरा के गए। ये वो लोग थे जो पहले लक्षण पर ही सक्रिय हुए, उन्होंने सही इलाज किया और अगले 5-7-10 दिनों में घर गए। लेकिन अगर हम ज़्यादा आत्मविश्वास से भर करके लंबे समय तक इसको अगर हम लापरवाही से देखते हैं, इस पर गंभीरता से नहीं लेते हैं, टालते रहते हैं, तब ये समस्या बढ़ जाती है, और जब समस्या को हम भांपते हैं तब तक इसका आकार बहुत व्यापक और हमारी हद से बाहर हो जाता है। ऐसा इंदौर बहुत अलग है। इंदौर में लगातार संख्या, और यदि मध्य प्रदेश की तुलना करें तो सर्वाधिक संख्या इंदौर की है। ये तो सब जानते हैं कि इंदौर एक सबसे बड़ा महानगर है, लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं इसके पीछे वजह? अगर हम इंदौर को देखें तो इंदौर सबसे बड़ा महानगर ही नहीं, बल्कि अगर मध्य भारत का देखें, आसपास के राज्यों को भी, तो एक बड़ा सेंटर है, चिकित्सा का भी एक गढ़ है। अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो कुल 16 जिलों के लोग यहाँ पे, अलग अलग 16 जिलों के लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। और साथ ही साथ जब मरीजों की संख्या निकाली गई तो लगभग 25% जो 25 से 30% जो मरीज हैं वो दूसरे जगहों के लोग इलाज करा रहे हैं। तो इस संख्या जो बड़ी है इसलिए है कि एक बड़ा एक यहाँ चिकित्सा का एक मजबूत आधार है, एक मजबूत गढ़ है।
जहाँ तक अगर संख्या की बात करें तो संख्या में चूंकि ऐसे शहरों की जहाँ 40 लाख की आबादी हो, लगभग इतनी मोबिलिटी हो, 3-4 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो, हालांकि वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन अभी कम है क्योंकि प्रतिबंधित काफ़ी हद तक उस पर रोक लगी है। तो उन जगहों को अगर हम देखते हुए यहाँ पे अलग अलग केंद्र हैं, हर तरीके के एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, और साथ ही साथ देखें तो एक जो हाईवे है बहुत बड़ा, वो इस बार नहीं रोका गया क्योंकि उससे एक दूसरी समस्याएं, दूसरी परेशानियां पैदा होती हैं। तो इन सारे से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन है, तो वो भी एक चुनौती का हिस्सा है। कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा समस्या भी ना हो, लेकिन इस लॉकडाउन को भी सख्ती से लागू कराया जाए, गंभीरता से लागू कराया जाए। लोग भी इसको लेकर के गंभीर हुए हैं। जिस तरह की चुनौती है, आपदा है, इस आपदा ने इस बार पिछली बार के अलग इस बार हर आदमी को कहीं ना कहीं छुआ है। हर आदमी का कोई ना कोई ऐसा परिजन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई ऐसा अभिनव व्यक्ति होगा जिससे गंभीरता से प्रभावित हुआ है। तो इसको लेकर के लोगों में गंभीरता आई है, लोग इसको लेकर के काफ़ी सचेत हैं। पुलिस ने इसको गंभीरता से जो अभी चल रही है, लोग अनावश्यक ना निकले, उसके लिए कार्रवाइयाँ भी कड़ी सख्ती से की हैं। और उद्देश्य है कि मुख्य तौर पे ये चूंकि वातावरण पर आधारित है, जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारा तमाम प्रयास के बावजूद शायद हम उस अपेक्षित सफलता को हासिल नहीं कर पाते। जैसे चुनौती बढ़ रही है, संक्रमण रुक नहीं रहा है, लेकिन यह कोई स्थानीय घटना नहीं है। अगर हम देखें तो ये पूरे वैश्विक परिदृश्य में है, और आने वाले समय में प्रयास हमारा चल रहा है, पूरे सभी लोग, समाज का हर तबका, हर व्यक्ति कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो प्रयास चल रहे हैं इसका नतीजा निकलेगा, और आने वाले 8-10 दिनों के अंदर फिर इसमें कहीं ना कहीं कमी आनी शुरू होगी। इंदौर में आप सीधे जुड़े, यहीं डीआईजी रहे, यहीं आईजी। अब इस पूरी रेंज में आपके पास कई बड़े जिले आते हैं, और ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार शहर की अपेक्षा गांव में भी कोरोना प्रवेश कर गया। आपके पास किस तरह की जानकारी, और गांव के लिए पुलिस को क्या करना पड़ रहा है? गांव में पुलिस ने 2 तरीके के काम किए हैं। जिन इलाकों में इस तरह के संक्रमण फैले हैं, उन गांवों में पुलिस की गाड़ियां अचानक जाकर के चेक कर रही हैं। जैसे कि किसी गांव में अगर फैला है, उसको हम लोगों ने छोटे छोटे सेंटर्स, ऐसे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, उन जोन्स में पुलिस जाती है। अगर कोई घूमता हुआ दिखता है तो अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं, और उस जेल में उन व्यक्तियों को रखा जाता है। पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन उसको जरूर पुलिस कार्रवाई करेगी जो इस व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति इतनी बड़ी आपदा के होने के बाद भी परिस्थितियों को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा है, इसलिए पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई जगहों पे, कई गांवों में इस तरह कार्रवाइयाँ हुई हैं। इवन इंदौर को छोड़ दें तो आप इवन बुरहानपुर, अल्लाजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में भी इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उद्देश्य यह है कि लोग जो है घरों से न निकलें, इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि खेल खेल में जब तक शायद हमारे सिर के पास से ये नहीं गुजरती है इसकी आँच, तब हम शायद तब तक नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इस बार का जो ये वायरस है, इसका जो संक्रमण है, हम देख रहे हैं कि संक्रमण की जो रफ्तार है, संक्रमण का जो प्रभाव है, संक्रमण का लोगों पर जो असर है, उसका वो कई गुना ज़्यादा है पिछली बार के मुकाबले। तो हमें उसको उसी अनुपात में हमें ज़्यादा सचेत होना होगा, उसी अनुपात में हमें ज़्यादा गंभीरता से इसको लेना होगा। और हालांकि अब सभी ने लिया है, और मिलजुल के सभी लोग इससे निपटने में जूझ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या से हम उपट करके फिर मजबूती के साथ खड़ा होंगे। इंदौर में जैसे आपने संजीवनी एक कार्यक्रम चलाया, जबलपुर में रहते हुए, उसका डीआईजी रहते हुए इंदौर में भी आपने देखा, तो इस समय हर किसी को संजीवनी की जरूरत है। तो वो उस तरह के फोन भी आपके पास आ रहे होंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, जैसा आपने पहले एक महिला का जिक्र किया, तो क्या इस तरह कोई कार्यक्रम भी यहाँ चल रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में इस कोरोना की अगर हम बात करें तो इसने सबसे, अगर हम बड़े स्तर पर लोगों के हौसले को तोड़ा है। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो जो व्यक्ति एक आंकड़े के अनुसार इस तरह के समस्या से जूझ रहा है या बीमारी से गुजर रहा है, उसमें से 70% लोग अवसाद से गुजर जा रहे हैं। अवसाद के उस मनोबल और विचारों के जो आरोह अवरोह होता है, उस दौरान गुजरते हैं। उनके दिमाग में कई बार इतनी नकारात्मक विचार आते हैं कि उनको लगता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम देखते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का जो भी अगर खोलते हैं तो ऐसे विचारों का विस्फोट है, ऐसे घटनाओं का, ऐसी सूचनाओं का विस्फोट है, और व्यक्ति तुरंत देखते देखते वो डिप्रेशन में आ जाता है, उन चीज़ों से अपने को जोड़ लेता है। ऐसे में आवश्यक है कि ऐसा नहीं है। ऐसे अगर हम देखें तो बहुत कम संख्या में हमारे 90% से ज़्यादा लोग जो ठीक होकर के घरों में जा रहे हैं, जो सामान्य, जो हमें 90% 90 और 95 और 100 साल के लोग वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे जो कोमोबिडिटी की बड़ी बड़ी बीमारी और अंग प्रत्यारोपण करा चुके हैं, वो लोग ठीक होकर घरों में जा रहे हैं। उनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं,
चूंकि वो करके, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो कि बहुत बुरी स्थिति में हैं, बहुत चुनौती से निकले हैं और ठीक होकर के घरों में हैं। हम भी अगर अगर हम इससे प्रभावित भी हो रहे हैं तो हमें हौसला रखें कि हम बिल्कुल ठीक होंगे, हम बिल्कुल बिल्कुल सचेत और बल्कि इच्छा शक्ति के साथ इसको जीत कर जाएंगे। यह लड़ाई शरीर की प्रतिरोधी क्षमता की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये मन की मजबूती की भी लड़ाई है। और अगर हम मन में मजबूती के साथ इसको लें तो निश्चित तौर पे यह एक छोटी सी जुकाम और खांसी से ज़्यादा नहीं है। हम इसको तेजी के साथ, मजबूती के साथ इस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हाँ, आवश्यक है कि जब हम पहला लक्षण देखें, जैसा मैंने जिक्र किया कि जैसे ही पहला लक्षण देखें हम सारी दवाइयाँ, हमारी सारी जो एहतियात है उनको रखें, तब हम इसको एक फूंक के रूप में इस बीमारी की पहली जो आग है उसको पहले बुझा देंगे। वरना अगर हम देर किए, लापरवाही किए तो फिर बढ़ती हुई दवानल के रूप में एक बड़े हिस्से को, हमारे स्वास्थ्य के शरीर के बड़े भाग को अपने आवेश में ले लेगी। महकमे को कैसे समझा पा रहे हैं? आपका महकमा जो लगातार लगा हुआ है, इस समय कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ रही? मैंने कहा था कि ड्यूटी नहीं होती पुलिस की, वो घंटे कभी गिने नहीं जाते, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अलग ज्यादा समय गुजारना पड़ रहा है? और फिर परिवार का होगा तो परिवारों को आप लोग कैसे कर रहे हैं? महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती है, कुछ अतिरिक्त बल भी लगाया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो महकमे के साथ साथ कई चीज़ें, लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जाएं, किसी भी तरह की भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो फेस शील्ड अनिवार्य किया गया है। सभी लोग थानों में भाप ले रहे हैं। थानों में साथ साथ विटामिन सी और जिंक जैसी जो गोलियां जो समान रूप से वो अनिवार्य किया गया है, सभी लोगों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ एक निश्चित तौर पे जो सैनिटाइजर और मास्क की जो अनिवार्यता है वो तो लागू है ही। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रहरियों को बताया गया है कि गणना में देखें टेम्परेचर, जो इंफ्रारेड टेम्परेचर, उससे अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें अगर किसी को समस्या है तो उस चीज़ को तत्काल संज्ञान में लाएं। यहाँ पे डीआईजी कार्यालय में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। अगर किसी भी जवान की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चिकित्सा संबंधी कोई समस्या है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करके उस जवान को या पुलिसकर्मी को तत्परता से मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि जो जवान मेहनत से काम कर रहे हैं, जो दृढ़ता से काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की चिंता न हो तो वो ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे, और इसे सुनिश्चित भी किया गया है। इंदौर में प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर सभी यहाँ हमेशा खैर इस बात की पहचान होती रही, लेकिन इस चैलेंज को आप लोग सब मिलकर के, और इंदौर की एक और खासियत रही कि यहाँ लोग सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस बार भी क्या वो सहयोग दिखाई दे रहा है लोगों का? हाँ, लोगों का सहयोग है, लोगों का सहयोग है। पुलिस ने यहाँ पर लगभग 30 यहाँ के एनजीओज का, युवाओं की एक ऐसी टीम बनाई है जो उन लोगों की मदद कर रही है, जो पुलिस के सहयोग से एक सत्यकाम नाम के एक पुलिस ने एक छोटी सी एक ग्रुप बनाया है, जवानों का, युवाओं का ग्रुप है। और यह उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन युवाओं के जो अच्छे ढंग से हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं विदेशों में रहते हैं या कहीं दूसरे जगह पे, ऐसी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाते। उन लोग अगर कोरोना से पीड़ित हो जा रहे हैं तो उसमें चुनौती है कि उनको दवा कौन देगा, अब चुनौती है कि उनको खाना कौन देगा। उसमें चूंकि ये ऐसी बीमारी है, पहली बार इतिहास में हम लोग के जीवन में ऐसी बीमारी पहली बार आई होगी जिसने भावनात्मक तौर पर लोगों को सबसे पहले तोड़ा, शारीरिक तौर पर बाद में। क्योंकि हर बीमारी में 2-4 लोग कुशल क्षेम पूछने आपके पास रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं, इससे आदमी मानसिक रूप से संबल महसूस करता है। इससे व्यक्ति सबसे पहले अकेला होता है, शारीरिक पीड़ा बाद में होती है, मन की पीड़ा पहले आती है। इसमें पुलिस ने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसा अभियान चलाया है कि उन लोगों तक भोजन, उनके पास दवा, उनके पास चिकित्सीय सहायता पुलिस पहुंचा रही है। और इससे लोगों में निश्चित तौर पे, चूँकि कई बार ऐसे समय में जब निराश होने लगते हैं, एक उम्मीद की एक बेहतर किरण जगती है, लोगों में एक उम्मीद जगती है। और निश्चित तौर पे हमारी जो टीम है उनको भी एक बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोगों के चेहरों पर इस अवसाद के समय में भी मुस्कान ला पा रहे हैं। चलते चलते आप हमेशा जब कभी आपसे बात होती है तो कुछ कविताओं का जिक्र कर देते हैं जो संबल देती है, जो लोगों को बल देती है, कुछ कहेंगे? कविताएं निश्चित तौर पे हमें करती हैं, लेकिन वो कविता जो मुझे बड़ा पसंद है और मुझे लगता है कि ऐसे समय में बड़ा संबल देती है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल न हो। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं इन दोनों प्रतिकूल है, और इन धाराओं से कैसे निपटना है, इन धाराओं को कैसे पार करना है, उसका एक ही तरीका है। एक तो घर में रहिए, मास्क लगाइए, संबल लेकर चलिए। आपके मन में यदि जरा सा भी नकारात्मकता आती है तो उसको दूर कर दीजिए। जहां आप पॉजिटिव होंगे, जहां आपकी सोच सकारात्मक होगी, तो हर रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, हर राह को आप आसान बना बैठेंगे, हर जंग को आप जीत लेंगे। कोरोना भी एक जंग है,
इस जंग में जैसे आईजी साहब बता रहे थे कि कैसे अपने पुलिस जवानों को उन्होंने सपोर्ट किया, कैसे पुलिस जवानों के परिवारों के साथ बात कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है सकारात्मकता। जब आपके मन में ये सब दिखाई देने लगेगा तो ये जंग आप जीत जाएंगे। कोई खास बड़ी बात नहीं है, ऐसे कई दौर आए हैं। इतिहास को जब उठाएंगे आप या बरसों पहले आप देखेंगे तो ऐसी महामारी भी पहले आई, लेकिन अब चीज़ें बदल गई। अब आपके पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसमें नकारात्मक चीज़ें मत देखिए, पॉजिटिविटी देखिए। निश्चित रूप से इस जंग को जीतेंगे। इस मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से, लेकिन ये मुलाकात कोरोना के लिए है। देखिए, समझिए और जानिए। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए इंडिया 24 पर।